बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी एंजॉय कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। हमने इससे पहले इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी, आज इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम को डिस्कस करना है, प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग, ठीक है। कि इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब इसमें किस किस मतलब टूल्स को, टेक्नोलॉजीज को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब इनकैप्सुलेशन करते हुए हम एब्स्ट्रैक्शन भी करेंगे, ठीक हो गया, इनहेरिटेंस भी करेंगे। इससे प्रीवियस हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, क्लास, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन सारी चीज़ों को हम इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा ऑलरेडी इनकैप्सुलेशन का प्रोजेक्ट था। अब हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं इसकी, ठीक हो गया। न्यू प्रोजेक्ट के बाद एम्प्टी और इसके बाद इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम, ठीक हो गया जी। ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, जैसे ये लोड होता है तो इसके ऊपर फिर हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम्स, एम्प्टी सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट। ये कंपाइलर कोड एडिटर हमने ऐड किया, कोड एडिटर फाइल सी प्लस प्लस की, ठीक है। सबसे पहले इसको कंट्रोल जूम करके हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद क्लास ए। क्लास ए देने के बाद उसका मैंने आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है। अब क्लास के अंदर जो इनकैप्सुलेशन का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं मतलब इम्प्लीमेंट करूंगा। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देता हूँ, ठीक है, और इसमें एक डाटा मेंबर दे दिया और उसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया। पब्लिक के अंदर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं एक और चीज डिफाइन करता हूँ आपको यहाँ पे। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन की टाइप दी, डाटा टाइप दी, फंक्शन, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन किस टाइप का होगा? ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन कहाँ से पता चलेगा हमें? इंट एक्स। तो ये दो चीजें बनी है, एक डाटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है। एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन, ठीक है। मेंबर फंक्शन कब होगा? जब इस डाटा मेंबर को इसके अंदर यूज करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। इसके बाद रिटर्न जीरो हम कर देते हैं क्योंकि इसकी डाटा टाइप फंक्शन की हमने दी हुई है इंट, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट, ये है सिंगल यूनिट, ठीक है। सिंगल यूनिट डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंगल यूनिट क्या चीज है? जिसके जरिए हम ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक जगह कंबाइन करेंगे। तो सिंगल यूनिट में मैं, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ सिंगल यूनिट, फंक्शन का नाम, और इसके अंदर मैं कंबाइन कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ए, ओके। तो सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट है
और यहाँ पे रिटर्न ए कर रहा है। जब रिटर्न ए किया है तो यहाँ पे मेंबर फंक्शन भी कॉल हो रहा है और यहाँ पे डाटा मेंबर भी कॉल हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं वाइड मेन करता हूँ। वाइड मेन करने के बाद मैं इसको इस मेंबर फंक्शन को जस्ट इसको कॉल करूंगा। ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास डाटा मेंबर भी कॉल हो रहा होगा, मेरे पास ये मेंबर फंक्शन भी कॉल हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 100। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ क्रिएट करता हूँ, मैं डाटा मेंबर क्रिएट करता हूँ। ठीक हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की क्लास का नाम, इसका ऑब्जेक्ट मैंने ओ रख दिया, ओ डॉट मेरे पास सिंगल यूनिट। मैं फंक्शन को नहीं कॉल कर रहा, मैं सिंगल यूनिट को कॉल कर रहा हूँ। अब सिंगल यूनिट को जब मैंने कॉल किया, ठीक है, ओ डॉट सिंगल यूनिट, जब सिंगल यूनिट को कॉल करूंगा रिटर्न क्या करेगा, ए। ठीक है, रिटर्न करेगा मुझे ए। तो रिटर्न करने के लिए मेरे पास सी आउट भी होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल यूनिट को कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं सी आउट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ओ डॉट सिंगल यूनिट फंक्शन एंड लाइन। ठीक हो गया। रिजल्ट इज, ठीक हो गया। COUT, ठीक हो गया। एंड स्पेस सिस्टम पॉज। ठीक हो गया। तो अभी मैंने यहाँ से ए का ऑब्जेक्ट बनाया और जस्ट सिंगल यूनिट को कॉल किया है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक हो गया, a इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्शन करूंगा। एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन को कॉल करता हूँ, ओ डॉट फंक्शन। और अब ये फंक्शन के अंदर एक एरर आ रहा है क्योंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो इसमें मैं कोई ना कोई एक्स को वैल्यू दूंगा। एक्स को फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू दे दी मैंने, कंट्रोल एस किया, तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये सिंगल यूनिट, ये क्या है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये इनकैप्सुलेशन। मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, ABSTRACTIUN एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो इसके साथ है एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, ABSTRAC। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इनकैप्सुलेशन है, ये चीज जो है इनकैप्सुलेशन है। ठीक हो गया। अब एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन यहाँ पे हो रही है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। अगर एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट होते हुए मेरे पास जो मैंने रिक्वायर्ड पैरामीटर का वैल्यू दी है वो रिजल्ट मेरे पास आता है, तो डेट्स मीन कि मेरा कोड जो है वो कंपाइलर सही तरीके से रीड कर रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट इज 10 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, 10। ठीक है, इसको मैं जूम इन थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट 10 आ गया। अब मैं इसको जब क्लोज करूंगा तो मैं देखता हूँ कि मैंने रिजल्ट में क्या दिया था। मैंने रिजल्ट में 10 ही दिया था, 10 को उसने यहाँ से एक सिंगल यूनिट से कॉल किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा से आपको, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एब्स्ट्रैक्शन है,
ये इनकैप्सुलेशन है, इसको पहले अच्छे तरीके से समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आगे आपका काम चलेगा, ठीक है। सिंगल यूनिट से कॉल करना किस चीज को, इनकैप्सुलेशन होता है। तो उसके बाद मैं क्लास बनाता हूँ CLA क्लास बी, पब्लिक करता हूँ उसको, पब्लिक ए के साथ क्लास के पैरामीटर्स डिफाइन करता हूँ, इसमें मैं फिर प्राइवेट करता हूँ, इसमें मैं इंट बी रखता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक करता हूँ, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं लिखता हूँ इंट फंक्शन 1 या फंक्शन 2 का नाम दे दें इसको, ठीक है। अब मैं इसके जरिए जो है, इस फंक्शन के जरिए फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन बना देते हैं, इंट y b इज इक्वल टू y, ठीक हो गया। अब b इज इक्वल टू y मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को भी सेम जो है एक सिंगल यूनिट क्रिएट करता हूँ, यहां तक क्या चीज है ये, या इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंगल यूनिट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इंट गेट वैल्यू, या कोई भी फंक्शन का नाम डिफाइन कर दे, और मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिटर्न बी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो फिर भी मैं सारे मेंबर्स को कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैं करता हूँ ओ डॉट, ठीक है, ओ डॉट, तो मेरे पास फंक्शन 2 आ गया। फंक्शन 2 को मैं पैरामीटर देता हूँ 200, ठीक है। उसके बाद सी आउट, उसके बाद ओ डॉट, उसके बाद गेट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, गेट के फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसके बाद एंड लाइन, और ये ठीक हो गया। RESULT रिजल्ट इज, तो ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू भी जो है वो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। रिजल्ट इज किया, सिस्टम पोज किया और इसको कंट्रोल F5 किया, तो मैं देखता हूँ कि मेरा इनहेरिटेंस के थ्रू भी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हो रही है। इसमें जो है हमने रिटर्न जीरो नहीं किया, इसलिए इसने एरर दिया है। तो इसमें ये एक मिस्टेक हमारे से बार बार होती है, रिटर्न जीरो करना था, ठीक है। रिटर्न जीरो करने के बाद इसको हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने से हमें एरर फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर कोई हमारे कंपाइलर में हमारे कोड के अंदर कोई एरर होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने से हमारे पास कोई एरर नहीं आया, ठीक हो गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F5। तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक रिजल्ट आएगा जिसमें दोनों इनहेरिटेंस, मतलब ये देखें, रिजल्ट इज 10, रिजल्ट इज 200, दोनों रिजल्ट जो है इसमें शो ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल यूनिट के जरिए दोनों क्लासेस को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। सिंगल यूनिट के जरिए दोनों क्लासेस को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब ये सिंगल यूनिट के जरिए दोनों क्लासेस को कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि फर्दर इसके अंदर हम कौन कौन सी चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैं, ये जस्ट मैंने सिंगल इनहेरिटेंस की है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को किया हुआ है, तो मैं इन सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कॉल करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए बी लिखता हूँ, क्लास का नेम, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किया। सबसे पहले मैं क्लास ए को कॉल कर सकता हूँ, बी के जरिए क्लास ए को कॉल कर सकता हूँ, बी के जरिए
अदर फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फंक्शन 2 को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब फंक्शन 2 को जब मैंने कॉल किया तो फंक्शन 2 जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन 2 को यहाँ पे ये वैल्यू साइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये मेंबर जो है ये स्टैटिक होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन 2 जो है ये क्या होना चाहिए, static स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक करने के बाद इसको हम बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि अब क्या इसने एरर दिया है। फंक्शन 2 को हमने स्टैटिक किया है तो अब कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से फंक्शन 2 को हमने कॉल कर लिया 1010, ठीक है। नॉन स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक, अब इसको पूरे के पूरे को हमने स्टैटिक करना है। स्टैटिक ये बी जो है ये नॉन स्टैटिक है। इसको स्टैटिक करने का मेथड ये है कि या तो इसको उठा के इसके अंदर डिफाइन कर दो तो ये स्टैटिक होगा। अब इसको बिल्ड करते हैं, ठीक हो गया। अब इसको बिल्ड करेंगे तो ये जो है ये एरर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई फर्दर एरर होगा तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये आ रहा है बी अनडिफाइंड आइडेंटिफायर, ये भी बी अनडिफाइंड आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब वो कह रहा है बी इज अनडिफाइंड आइडेंटिफायर इंट बी, ठीक हो गया। तो अब इसका एक हल है कि इसको यहाँ तो यहाँ से उठाएं, static स्टैटिक इंट बी, ठीक है। अब इसके बाद इसको बिल्डअप करते हैं, बिल्डअप करके देखते हैं क्या हमारे पास इसका आंसर आता है। बिल्डअप करने के बाद हमारे पास एरर रिमूव हो गया, नहीं। प्राइवेट स्टैटिक इंट बी, भाई प्राइवेट स्टैटिक इंट बी क्या है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी हम कर देते हैं इंट बी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इंट बी कर दिया और उसके बाद इसको बिल्ड करते हैं, रिबिल्ड करते हैं। रिबिल्ड करके देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास एरर आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो प्राइवेट स्टैटिक इंट बी जो है ना वो बार बार इसके ऊपर एरर दे रहा है कि प्राइवेट स्टैटिक इंट बी। तो इसको जो है बेसिकली प्राइवेट स्टैटिक इंट बी को हम खत्म करते हैं, ठीक है। इसको भी हम खत्म करते हैं। हम यहाँ पे पब्लिक से पहले स्टैटिक लगा देते हैं। तो मेंबर फंक्शन पब्लिक को स्टैटिक कर देते हैं, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, ठीक है। हम पूरी क्लास को स्टैटिक करते हैं static और देखते हैं कि क्या हमारे पास एरर्स आते हैं पूरी क्लास को स्टैटिक करने से। प्राइवेट इंट बी, ठीक हो गया। अब ये है IntelliSense a non-static member reference must be relative to a specific object, ठीक है। जो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है इसको हम थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है, नॉन स्टैटिक। अब ये है जी स्टैटिक, अगर क्लास स्टैटिक्स है तो static इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्टैटिक होना चाहिए। अभी भी वो नॉन स्टैटिक वाला जो है वो एरर रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। इग्नोर ऑन लेफ्ट ऑफ बी व्हेन नो वेरिएबल इज
डिक्लेयर, ठीक है, इग्नोर ऑन लेफ्ट ऑफ पी। अब इसको जो है ना, ये चीज करते हैं और इसको बिल्टअप रीबिल्ड करके देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या सोल्यूशन आता है। ओके 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 ओके, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। तो हमें यहाँ पे इंट बी को स्टैटिक करना पड़ेगा, ई टी आई सी स्टैटिक। प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसके अंदर जो है वो इग्नोर और लेफ्ट ऑफ बी। चलो ये तो वार्निंग है ना, यहाँ पे हम इसको स्टैटिक को खत्म करते हैं, यहाँ पे हम इसका देते हैं इंट इंट बी। ठीक हो गया, इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद देखिए हमारे पास कोई मतलब इसका फाइनल कोई, अब ठीक है, एरर रिजॉल्व है, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि हम 2 बार यहाँ पे इंट भी यूज कर रहे हैं, बट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है, इसलिए हम इस चीज को देख रहे हैं। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए यहाँ पे हमने सी आउट करना है, सी आउट, ठीक है, ट्रू स्कोप, RESULOT रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको मैं अभी इसके बाद कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेरे पास 0 आया है, ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे 1010 कॉल किया है, तो मैं यहाँ पे ना इसका सिंगल यूनिट भी कॉल करता हूँ, ठीक है। फंक्शन 2 का सिंगल यूनिट है गेट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब गेट को कॉल करने का तरीका भी इस तरीके से मैं कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं गेट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक हो गया। अब भी scope resolution operator get, a non-static function must be relative to a specific object। अब get जो है इसको भी आपको स्टैटिक करना पड़ेगा, अब ये नॉन स्टैटिक है, तो इसके बाद देखते हैं स्टैटिक करने के बाद इसमें क्या इश्यूज तो नहीं कोई आता। तो जैसे मैंने फंक्शन को स्टैटिक किया तो वो कह रहा है कि रिटर्न बी इज नॉन स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। बेसिकली यहाँ पे जो है ना इसको बिल्ड करते हैं और इसमें देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। अगर कोई एरर कोई इशू रिजॉल्व आता है तो उसको भी रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद करते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये है ना, ये तो वार्निंग है, ठीक है,
यहाँ पे इसको हमने किया हुआ है रिटर्न बी, ठीक है। अब ये है जी स्टैटिक इंट गेट unresolved extended symbol private static int b scope resolution operator b int b scope resolution operator b, ठीक हो गया। तो हम इसको सारे को करने से पहले ना, ठीक है, सोर्स ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम, ठीक है, इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बी करता हूँ, कंट्रोल स्पेस, ठीक है, फंक्शन 2, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ इसका जो है ना इंट स्टैटिक गेट मेंबर फंक्शन है, तो गेट को मेंबर फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कैसे करेंगे, तो इसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से नहीं होगा, ठीक है। इसका ओ, ठीक है, इसका सबसे पहले हम करते हैं बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, सिंगल यूनिट करके देखते हैं कि सिंगल यूनिट को ये कॉल करता है नहीं करेगा। कंट्रोल गेट करने के बाद इसको ये चीज़ें दी और रिटर्न बी में कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न बी इसको करना चाहिए, अभी तक इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करेंगे तो हमारे सोल्यूशन हमें पता चलेगा कि इसमें क्या एरर है, किस जगह पे कौन सी चीज़ एरर क्रिएट कर रही है। नो unresolved external private static int एक्सटर्नल प्राइवेट स्टैटिक, हमने जो प्राइवेट किया हुआ है स्टैटिक इंट, इसको खत्म करना पड़ेगा। डिबग प्राइवेट को हमने स्टैटिक इंट नहीं करना था, इसको हमने खत्म किया, तो इसके बाद भी अनरिजॉल्व्ड आइडेंटिफायर, ठीक है, अनरिजॉल्व आइडेंटिफायर इंट बिल्ड करते हैं इसको अगेन। हमने वो प्राइवेट में डिफाइन करने के बजाय उसको डायरेक्टली कॉल कर लिया बिल्ड करने के बाद। अब ठीक है, कोई एरर नहीं आया, वार्निंग आ रही है, वो वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हम आउट ऑफ द वे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल F5 करने के बाद देखते हैं फंक्शन 2 का हमारे पास ये आंसर आता है। अगर आता है तो हमारा कोड ठीक चल रहा है, कंपाइलेशन हमारी ठीक चल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो हमारे पास थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 10 नहीं आया, ठीक है। तो हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 0 नहीं आ रहा। उसकी रीज़न है कि हमने यहाँ पे इंट y किया है, b इज इक्वल टू y किया है, ठीक है, b इज इक्वल टू y किया है, और यहाँ पे इंट स्टैटिक b कर रहे हैं और हम रिटर्न b कर रहे हैं, ठीक है। अब इस b को जो है कोई ना कोई वैल्यू बताना चाहिए हमें कि ये b ये वाला b है, ठीक है। इसको ना डिबगिंग मोड में चला के देखते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट और उसके बाद इसको करते हैं स्टार्ट डिबगिंग, कि हमारा इशू कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब हम इसको चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो y की वैल्यू 1010 आ गई, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 1010 रिटर्न हो गया, फिर स्टैटिक आ गया, फिर इसको कंपाइल किया तो हमारे पास ये वैल्यू, इसको कंपाइल किया तो हमारे पास 0 0 वैल्यू आ रही है।
क्योंकि हमने गेट के अंदर दोबारा से इसको वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो गेट के अंदर अगर इसको वैल्यू असाइन करनी ही है हमने, तो ये बी एक अदर चीज को ले रहा है, एक अनदर चीज को ले रहा है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होगा कि हम सबसे पहले यहाँ तक तो हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है। जब हम इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से सिंगल यूनिट को कॉल करते हैं तो हमें एरर आ रहा है, इसमें इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसको कॉल करना नहीं बन रहा। ठीक है, बट ये एक सोल्यूशन तो इसका निकालना है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कैसे कॉल करना है। तो रिटर्न 0 यहाँ तक तो ठीक आ रहा है। अब इनकैप्सुलेशन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं कॉल कर रहा, तो यहाँ पे इशू आ रहा है इंट स्टैटिक बी। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ये बी आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड स्टैटिक इंट। जो बी जो है हमारे पास वो है अनडिफाइंड। ठीक हो गया। बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट। यहाँ पे स्टैटिक किया। इसको स्टैटिक करने के बाद हम इधर जाके ना यहाँ पे कोई एक ऐसा मेथड हो कि ये जो है पूरा का पूरा स्टैटिक हो जाए और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसको हम कॉल कर सकें। तो हम यहाँ पे पैरामीटर नहीं पास करते हैं, हम यहाँ पे जस्ट बी को पास करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं बी। ठीक है, बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक हो गया। इस इंट बी को यहाँ से उठाया, पब्लिक में रखा। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब देखते हैं स्टैटिक इंट बी। इसको स्टैटिक कर दिया मैंने इंट बी को। अभी इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। होप्स हो कि मुझे लगता है कि कोई एरर आ गया है। एरर अब किस चीज का आ रहा है? ठीक हो गया। ओके 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 ओके। Unresolved external symbol public static int b, public static int b। ठीक हो गया। स्टैटिक इंट फंक्शन 2 को जो है वो कॉल कर रहे हैं। अब गेट रिटर्न बी करते हैं, फंक्शन 2 को स्टैटिक से खत्म करें, इसका ऑब्जेक्ट ऊपर लेके आए। ओ डॉट फंक्शन 2। ठीक हो गया। rebuild
ये बेसिकली एक टफ टास्क हो गया हमारे लिए कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए हम किस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। बेसिकली कॉल नहीं होता, ठीक है। फिर भी वो दे रहा है कि इसका जो है ना आइडेंटिफाइड कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि हम जब स्टैटिक करते हैं तो पूरी हमने इस क्लास को भी स्टैटिक करके देखा है, लेकिन वो उसके थ्रू भी जो है वर्कआउट नहीं कर रहा। वो सेम एरर जो है वो कंपाइलेशन में एरर दे देता है हमें। तो इसका फाइनल फाइनल टच जो है वो अनरिजॉल्व एक्सटेंडेड स्टैटिक इंट बी कर दिया हमने, फंक्शन टू है इंट वाई कर दिया है, ये चीज़ कर दी है। अब यहाँ से हम स्टैटिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि फंक्शन टू को तो हम स्टैटिक यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे वो दे रहा है अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक हो गया। ओके 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 STATIC रिटर्न बी। अगर रिटर्न बी को मैं सिंगल यूनिट में कॉल नहीं करता, इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ, यहाँ तक तो मेरी सोल्यूशन ठीक जा रहा है। रिटर्न ज़ीरो कर रहा हूँ, यहाँ तक भी सोल्यूशन मेरा ठीक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक ठीक जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ओ डॉट करता हूँ, ओ डॉट गेट, तो मेरा ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये आई थिंक सोल्यूशन भी इसका देगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए आप इसका जो है स्टैटिक कीवर्ड इसका यूज नहीं कर सकते। ये देखें, अब उसने 1010 आंसर मुझे दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए आप जो है इनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जो इनकैप्सुलेशन है वो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पॉसिबल नहीं है। बट इसको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकैप्सुलेशन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कंप्लीट वर्कआउट करेंगे। तो बेसिकली जब आप किसी कीवर्ड को स्टैटिक कर देते हो तो वो पूरा का पूरा कीवर्ड स्टैटिक हो जाता है और वो मतलब रिजॉल्व नहीं होता। तो स्टैटिक कीवर्ड मतलब फिक्स हो जाता है। तो फिक्स की हुई चीज़ों को जो है अमेंडमेंट करना, उसके ऊपर चेंजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छे तरीके से देखें और स्कोप रेजोल्यूशन और ऑपरेटर और इनकैप्सुलेशन को भी अच्छे तरीके से देखें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।